और भी कुछ प्राइमरी पुलिस, रेलवे प्रहरी, बताओ तो क्या है? पीएससी हो, मतलब बेसिक तो पढ़ोगी ना, है ना? तो पहले कहने की सबसे पहले तो यही बात है कि आप चाहे की तैयारी करो, चाहे आप पीएससी की कर रही हो तो पीएससी की करो, चाहे आप पुलिस की कर रहे हो तो पुलिस की करो, जेल प्रहरी की, कोई भी नौकरी। तो सबसे पहली बात तो ये कि संकल्प आपका निर्धारित होना चाहिए कि हाँ हमें तैयारी करना है और हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है? क्योंकि असफल वो नहीं होगा जो पेपर में सिलेक्ट नहीं होता या सफल नहीं होता, असफल वो होता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम प्रयास लगातार करते रहें, कि सोच के तैयारी करना शुरू करें। बात आ रही है समझ में? मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम लोगों को देख लेते हैं और लोगों को देख के अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं कि हमें भी ये करना है, ठीक? तो आप जो भी करना चाह रहे हो तो पहले तो असफल और सफल होने का मतलब केवल इतना सा दिमाग को उतार लेना कि हम प्योर असफल तब होंगे जब हम उस दिशा से हट जाएंगे, और जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करना छोड़ दोगे तब आप पाएंगे सफल। लेकिन आप लगातार प्रयास, लगातार कोशिश कर रहे हो सफलता के लिए, तो फिर आप जो ये कि आप तैयारी चाहे की करो, लेकिन पहले तो अपने दिमाग में सेट कर लेना कि हमें सिलेक्शन लेने ही लेना, ठीक है? तो वैसे ये बेस्ट तो एसपी पुलिस और जेल प्रहरी वाले लोगों का है, लेकिन बेसिक अगर करना चाहिए तो आपके लिए काफी है, फ्री के लिए तो बहुत मददगार है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले ये कि अगर हम एसपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो हम ये समझ लें कि पुलिस महकमा होता क्या है। जैसे अभी हमने बस केवल इतना ही सुना है, मध्य प्रदेश पुलिस या यूपी पुलिस, ठीक है? अब इसके अंदर आने वाले पदाधिकारी कितने होते हैं और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब एक सिपाही कहाँ तक पहुँच सकता है, और उस पूरे प्रशासन के या फिर हम कहें कि इस पुलिस प्रशासन के अंदर आने वाले अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो जब हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर, हम सबसे ऊपर यानी आप जिसकी तैयारी करोगे सबके ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसको कहा जाता है क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या कहा जाता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर क्या कहा जाता है? डीजीपी। ये आप सबसे ऊपर है पुलिस प्रशासन के अंदर, ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई बने, चाहे पीएसआई बने, चाहे सिपाही बने, चाहे आप आईपीएस आईओ आप क्या नाम से यूपीएससी के थ्रू अगर आपके सिलेक्शन होते हैं, तो भी सबसे ऊपर जो पदाधिकारी होता है उसका नाम होता है क्या? डीजीपी या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर इसके नीचे जो आता है वो आता है कौन? एसडीजीपी, ठीक है? स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके नीचे आता है, के नीचे डीजीपी के नीचे एसडीजीपी। डीजीपी पूरे राज्य में एक ही होता है, मतलब हम मध्य प्रदेश की बात करें या भारत के सभी राज्यों की, तो डीजीपी का पद एक ही होता है और पूरा पुलिस प्रशासन इसी के नीचे क्या करता है? काम करता है। फिर इसके नीचे आता है एडीजीपी, यानी ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है? तो सर्वोच्च अधिकारी कौन है? डीजीपी है। फिर इसके नीचे जो आते हैं वो आता है कौन? डी। इसके नीचे कौन आता है? आईजी। इसके नीचे कौन आता है? आईजी, ठीक है? फिर आईजी के नीचे आता है कौन? डीआईजी, जिसको बोला जाता है इंस्पेक्टर जनरल, या फिर कहीं आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी लिखा मिलता है। ये क्या होता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, या इसको डीआईजी कहा जाता है, ठीक है? अब जो डीआईजी होता है, डीआईजी के नीचे होता है कौन? एसएसपी। क्या? एसएसपी होता है, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, या फिर कहें कि वरिष्ठ पुलिस या अधीक्षक होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर इसके नीचे जो होता है वो कौन होता है? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर इसके नीचे कौन होता है? एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एएसपी के नीचे कौन आता है? डीएसपी, ठीक है? और डीएसपी के नीचे आता है कौन? टीआई। इसी टीआई के नीचे कौन आता है? एसआई। और एसआई के नीचे आता है एएसआई, ठीक? एएसआई के नीचे आता है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे आता है सीनियर कांस्टेबल, और सीनियर कांस्टेबल के नीचे आता है कांस्टेबल, ठीक है? तो आप तैयारी जिसकी कर रहे हो वो ये है, ठीक है? तो देखो
हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? कांस्टेबल की। और सबसे नीचे पोस्ट पर है हम क्या? कांस्टेबल। और इसके नीचे होमगार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ऊपर एएसआई, एएसआई के ऊपर एसआई, एसआई के ऊपर टीआई, टीआई के ऊपर डीएसपी, डीएसपी के ऊपर एएसपी, एएसपी के ऊपर एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, एसडीजीपी और डीजीपी, ठीक है। ये क्या होते हैं? पद होते हैं आपके जिसमें आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी है कि हम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ठीक से समझ लें, तब हम समझ पाएंगे कि हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग जाता है, रुचि जाग जाती है, ठीक है। तो देखो जरा, अब ये जो डीजीपी है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टीआई तक, ठीक, और फिर टीआई से लेके अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, कहाँ तक की? एएसपी तक की, तो ये सारे जो अधिकारी होते हैं ये आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये कैसे अधिकारी होते हैं? आईपीएस अधिकारी, ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी होते हैं। और ये जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये आईपीएस अधिकारी क्या होते हैं? यूपीएससी के तहत क्या होते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जिनकी क्या होती है? ड्यूटी होती है, ठीक है। जिसमें जो भी आईपीएस होता है उसका सबसे पहला पद होता है एएसपी। 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद वो प्रमोटेड होकर बनता है एसपी, एसपी प्रमोटेड होकर बनता है एसएसपी। ये प्रमोशन होते रहते हैं, इनकी कोई भी भर्तियां डायरेक्ट नहीं निकलती। यहाँ से भर्ती होने के बाद ये क्या होते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं और इनका प्रमोशन होता जाता है, ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आप कांस्टेबल बनके केवल कांस्टेबल रहेंगे? नहीं, कांस्टेबल बनने के बाद कांस्टेबल की क्या होती है? भर्ती तो निकलेगी जिसके लिए आप तैयारी करने आए हैं, तो भर्ती तो इसकी निकलती है, लेकिन भर्ती के साथ साथ ये क्या होता है? प्रमोटेड भी होता रहता है। तो एक कांस्टेबल प्रमोटेड होकर कहां तक आ सकता है? टीआई तक आता है। कहां तक आता है? टीआई तक। मतलब आप टीआई बन सकते हैं अगर आप क्या है? कांस्टेबल है। तो आप ये ऐसे ही नहीं बन जाओगे, ठीक है। आपका प्रमोशन होगा आपकी उपलब्धियों के आधार पर, आपकी सीनियरिटी के आधार पर आप टीआई तक बन सकते हैं, ठीक है। अगर इनकी पहचान की बात करें तो जो कांस्टेबल होता है उस कांस्टेबल की वर्दी सिंपल होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही सीनियर कांस्टेबल की बात आती है तो उस पे क्या होता है? आपने देखा होगा यहाँ पर रेड कलर की क्या होती है? 2 ऐसे निशान बने होते हैं, ऐसे निशान यहाँ होते हैं 2 रेड कलर के। तो ये जो पहचान है, ये पहचान है किसकी? अगर कहीं भी हमें अगर थाने में गए और अगर हमें यहाँ पर रेड कलर की 2 इस तरीके की लाइन्स दिखती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कौन है? सीनियर कांस्टेबल है। सीनियर कांस्टेबल क्या होता है? कांस्टेबल ही प्रमोटेड होकर क्या बनता है? सीनियर कांस्टेबल बनता है। तो कांस्टेबल की यहाँ पर भर्ती हो रही है, कांस्टेबल की यहाँ पर भर्ती हो रही है। यहाँ पर प्रमोशन का कोई तरीका नहीं है क्योंकि शुरुआत ही यहीं से है। अब यहाँ पर जाके क्या होगा? उसका प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने के बाद उसको लग जाएगी 2 वृद्धि, ठीक है, जिसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? 2 वृद्धि। और हेड कांस्टेबल जो होता है उसके पास हो जाती है कितनी? 3। अब यहाँ पर जो 2 थी वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, ठीक है। तो ये पहचान है किसकी? हम कहेंगे कि ये उनकी क्या होती है? पहचान होती है। जो इस तरीके का निशान हमें यहाँ पर दिखा लगा मिले तो हम ये समझ लेंगे कि ये कौन है? हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल के ऊपर होता है, यहाँ तक स्टाफ नहीं है, देखो कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल तक कोई भी स्टाफ आपको मिलने वाला नहीं है। अब स्टाफ से अब स्टाफ शुरू होता है, मतलब एएसआई जो होता है उसके पास 1 स्टार होता है। क्या? 1 स्टार होता है किसके पास? एएसआई के पास। तो एएसआई की डायरेक्ट भर्ती भी होगी, जगह निकलती है एएसआई की, अपने आप सिलेक्शन हुए हैं एएसआई में, या फिर एएसआई प्रमोट भी हो सकते हैं आप, क्योंकि आप कहां तक प्रमोट होंगे? यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, कहां तक? यहाँ तक। तो टीआई तक आपको प्रमोटेड होना है। तो हेड कांस्टेबल के बाद जो हेड कांस्टेबल से ऊपर की पोस्ट है वो है एएसआई, ठीक है। तो एएसआई की भर्ती भी निकलती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसको कहते हैं, इसकी भर्ती भी निकलती है और उनका प्रमोशन भी होता है। और अगर किसी की वर्दी पर यहाँ पर 1 स्टार लगा है तो इसका मतलब है कि वो एएसआई है,
एएसआई के बाद ऊपर का पद होता है सब इंस्पेक्टर का, ये भी बहुत प्रचलित पद है। इसके बारे में भी लोगों को खूब इनका क्या नाम से जोश जुनून सवाल रहता है लोगों के पास, तो सब इंस्पेक्टर बनता है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती में नीचे यहाँ पर तो हो गए क्या 2 स्टार, ठीक है, 2 स्टार होते हैं, मान लो ये 2 स्टार होते हैं, और एक नीले कलर की और एक लाल कलर की ऐसे में क्या होती है पट्टी होती है यहाँ पर, उसे कहा जाता है क्या एएसआई। मतलब आप इसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एसआई है या एएसआई है, ठीक है। फिर एसआई के ऊपर आता है टीआई। टीआई के पास जो स्टार 2 से 2 स्टार बढ़ के कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जैसे ही आओगे तो स्टार बढ़ जाएंगे, 3 स्टार हो जाएंगे और एक कांस्टेबल प्रमोटेड होते 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 टीआई तक प्रमोट होगा। लेकिन अगर कोई एएसआई से भर्ती हुआ है, अगर कोई एएसआई से भर्ती हुआ है तो वो पहुंच सकता है कहां तक डीएसपी तक, ठीक है। यहाँ तक अगर आपकी भर्ती यहाँ से होती है या आपकी भर्ती यहाँ से होती है तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। मतलब आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपके जैसे डीएसपी का पद आता है 3 स्टार इसके है, 3 स्टार इसके है, मतलब 3 स्टार टीआई के 3 स्टार किसके होंगे इसके होंगे, ठीक है। अब जब एएसपी पे आते हैं तो यहाँ से स्टार खत्म, एएसपी के बाद यहाँ से क्या हो जाता है स्टार खत्म हो जाते हैं। जैसे स्टार खत्म होता है तो एक चिन्ह आ जाता है अशोक चिन्ह, क्या आ जाता है अशोक चिन्ह। तो देखो 3 के बाद जब स्टार बढ़ना होता है तो 3 स्टार के बाद सीधा अशोक चिन्ह लगता है, 3 स्टार के बाद सीधा क्या मिलेगा अशोक चिन्ह मिलेगा। यहाँ पर अशोक चिन्ह लगा होगा, जिस पे अशोक चिन्ह सिर्फ अशोक चिन्ह लगा होगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है एएसपी है। और ये तो आप अपनी भर्तियां देकर तैयारी करोगे जो भी करना है तो जहां तक आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको यूपीएससी की क्या करना पड़ेगी तैयारी करना पड़ेगी। और इसके अंदर होंगे क्या आईपीएस रैंक के सारे क्या होते हैं अधिकारी होते हैं। तो आईपीएस जैसे आप पुलिस प्रशासन में प्रवेश लेने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, वैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए ये पहला पद है। यानी आईपीएस अधिकारी की जब पहले नियुक्ति होती है तो जिस पद पर होती है वो असिस्टेंट क्या होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, यानी एएसपी के पद पर उसकी क्या होती है नियुक्ति होती है। जब एएसपी का पद नियुक्त हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, तब आगे बढ़ के बनता है कौन एसपी, तब वो कौन बनता है एसपी बनता है। तो जैसे ही एसपी पे पहुंचता है तो यहाँ पर उसको मिल जाता है एक अशोक चक्र मिल जाता है, अशोक चिन्ह मिल जाता है और एक यहाँ पर क्या मिल जाता है उसको स्टार मिल जाता है, ठीक है। फिर एसपी जो होता है ये एसपी इसको जिला अधीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। जिले का एक प्रमुख होता है और ये भी क्या होता है जिले का प्रमुख होता है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि जो महानगर जो होते हैं, जैसे महानगरों में जिस एसपी की नियुक्ति होती है वो होता है एसएसपी, यानी एसपी ही है। लेकिन जो मेगा क्या से बड़े महानगर है, जैसे जिले जो महानगर में तब्दील हो गए हैं उन जिलों में जिसकी नियुक्ति होती है वो होता है कौन एसएसपी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर कहे क्या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और ये होता है पुलिस अधीक्षक हिंदी में और इसको कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहाँ होता है जहाँ पर महानगरीय जो जिले होते हैं उनमें क्या होता है एसएसपी की नियुक्ति होती है। जैसे ही बात आती है इसके ऊपर जब आप प्रमोटेड होंगे तो आप बनते हैं कौन डीआईजी। डीआईजी जो होते हैं डीआईजी के अधिक 2, 3, 4 जो कितने क्या होते हैं जिले होते हैं, मतलब एक से अधिक 2 से अधिक जिलों का मालिक होता है कौन डीआईजी। इसको कहा जाता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक। यहाँ पर डीआईजी होता है, डीआईजी से ऊपर होता है क्या आईजी, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 1982 का सबसे बड़ा पद था कौन सा आईजी का, इसको कहा जाता है क्या महानिरीक्षक। तो महानिरीक्षक बड़ा पद था, महानिरीक्षक 1982 का बड़ा पद था, लेकिन अब 1982 से क्या कर दिया गया डीजीपी यानी महानिरीक्षक का पद 1982 से मध्य प्रदेश में सृजित किया गया। मध्य प्रदेश के पहले जो महानिरीक्षक थे उनका नाम था क्या बीजी घाटे और बीपी दुबे पहले क्या थे महानिदेशक थे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब डीआईजी से ऊपर है कौन इंस्पेक्टर जनरल।
मध्य प्रदेश में डीआईटी रेंज अगर पूछी जाए तो 15 डीआईटी रेंज है मध्य प्रदेश में, और आईटी रेंज कितनी है? 11। आईटी रेंज कितनी है? 11, और डीआईटी रेंज मध्य प्रदेश में कितनी है? 15। अब आता है क्या? एडीजीपी, एफडीजीपी और डीजीपी। तो ये सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर पद होता है, ठीक है। जो पुलिस सर्विस है उसके अंदर आईपीएस अधिकारी होते हैं कितने, और ये हम यहाँ पर इनकी क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक, कि सबसे बड़ा अधिकारी ये होता है, और यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें यहाँ पहुंचना पड़ेगा, और यहाँ पहुंचने के लिए हमें तैयारी करना पड़ेगी यूपीएससी, ठीक है। तो इसकी तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं किसकी? कांस्टेबल, जिसकी तैयारी आप करना शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो 2020 में या कांस्टेबल की जब भी भर्ती निकलती है तो कांस्टेबल का जो मतलब हमारे पास सामने आता है वो केवल इतना आता है, हम मानते हैं कि ये सिपाही है, लेकिन लगभग 11 पोस्ट यहाँ से निकलती है, ठीक। इसमें जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो 10th और 12th के बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 10th और 12th के बाद कांस्टेबल की तैयारी आप एलिजिबल हो जाते हैं 10th के बाद, ठीक है। तो 10th और 12th पास आउट व्यक्ति क्या कर सकता है? कांस्टेबल बन सकता है। मिसकंसेप्शन ये कि परसेंटेज मैटर नहीं करता है कि आपकी परसेंट कितनी बनी, परसेंट से कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट जॉब का। इसमें तो बस केवल आपने 10th और 12th कर लिया है तो आप कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो जगहें निकलती हैं जिसको क्या बोलते हैं? जीडी, या फिर क्या बोलते हैं? आरक्षक। एक तो होता है क्या? देखो यहाँ पर जीडी या कांस्टेबल में मैंने कहा लगभग 11 पोस्ट निकलती है, जिसमें आप जो चाहो उसको भर सकते हो, ठीक है। यानी आप केवल पुलिस, अगर आप केवल आरक्षक की भरना चाह रहे हो, आरक्षक नाई की निकलती है, आरक्षक धोबी की निकलती है, आरक्षक ड्राइवर की निकलती है, आरक्षक टेंट खल्लासी की निकलती है, आरक्षक के नाम से मैसर की निकलती है, ठीक है। आरक्षक को जो होता है उसकी जगह यहाँ पर निकलती है। तो कई पोस्ट यहाँ पर लगभग 11 पोस्ट क्या होती है? कांस्टेबल की यहाँ पर निकलती है। सबकी मेरिट अलग होती है लेकिन पेपर एक होता है, ठीक है। यानी आप ड्राइवर से, तो आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आप ड्राइवर को फिल करोगे। अगर आप ड्राइवर का बन के नाई का काम करना चाह रहे हो तो नाई बन जाओगे। अगर आप धोबी का काम करना चाह रहे हो धोबी बन जाओगे। अगर आप मोची का काम करना चाह रहे हो तो आप मोची को फिलअप कर दोगे। अगर आप क्या नाम से टेंट खलासी बनना चाह रहे हो आप वो कर लोगे। अगर आप क्या नाम से कुक की जगह बनना चाह रहे हो तो आप कुक बन जाओगे। तो कुल मिला के कांस्टेबल में सिर्फ और सिर्फ थाने में खड़े हुए सिपाही नहीं होते, इसके अलावा लगभग 11 प्रकार की इसमें क्या निकलती है? भर्तियां निकलती हैं, जिनमें 10th पास की क्या होती है? जरूरत होती है। जिनमें क्या होती है? 10th पास की जरूरत होती है। और 12th से क्या होता है? 12th से ये होता है कि 2 और भर्तियां साथ में निकाली जाती हैं। उनमें से एक होता है क्या? हेड कांस्टेबल या प्रधान आरक्षक। क्या होता है? प्रधान आरक्षक, ठीक है। एक तो होता है प्रधान आरक्षक और एक होता है सहायक उप निरीक्षक की जगह, ठीक है। ये थोड़ी सी इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा होता है, प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक। तो इन दोनों में जो जरूरत होती है वो 12th की होती है, लेकिन जहां पर कांस्टेबल के पेपर में केवल एक ही पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेपर हो जाते हैं 2, 100 नंबर का एक और एक होता है 100 नंबर का, जो कंप्यूटर से क्या होता है? रिलेटेड होता है। मतलब यहाँ पर आपको 200 नंबर का पेपर देना पड़ेगा, 2 पेपर देना पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ ये पेपर देना चाह रहे हैं, सिर्फ ये बनना चाह रहे हैं तो आपको एक ही पेपर देना है। और अगर आप प्रधान आरक्षक या सहायक शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने पेपर देना पड़ेंगे? 2 पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। जिनमें एक पेपर तो वही होगा जो सबका है, यानी इन लोगों का जो एक पेपर है वो पेपर यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ एक पेपर एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो हो जाएगा काय से रिलेटेड होगा? वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। वो काय से रिलेटेड होगा? कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, ठीक। अब यहाँ पर 100 नंबर का जो ये पेपर बटा होता है, ये पेपर 3 हिस्सों में बटा होता है। मतलब अब बात ये आती है कि अगर हमें 100 नंबर का पेपर देना है तो 100 नंबर के पेपर में आता क्या क्या है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर 3 हिस्सों में बटा होता है, 40 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर। कुल मिला के 100
नंबर का क्या होता है, पेपर होता है। इसमें से आपको 100 नंबर में से कट ऑफ अपने हिसाब से जाता है, लेकिन अगर अपन पिछले कट ऑफ के हिसाब से देखें तो आपको 75 से लेके 80 नंबर की लगभग क्या करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी इस बार कम से कम। इतने नंबर अगर आपके नहीं आएंगे, आप तो इसको 80 नंबर ही लेके चलें कि आप तो ये हमेशा तय करो, पेपर कोई भी हो इतनी तैयारी तो आपकी होना चाहिए। 80 से 85% की तैयारी आपको चाहिए, तब आप ये सोच सकते हैं कि हाँ हमारी जॉब लग सकती है। अगर आपके नंबर इससे कम आते हैं, ठीक है, 75-70 में भी थोड़ी सी उम्मीद जताई जा सकती है, लेकिन इस पर आकर बहुत श्योर हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये अंतिम आंकड़ा नहीं होता। अगर पढ़ने वाले ज्यादा हैं या वोट डालने वालों में पढ़ाई करने वाले लोग ज्यादा जगह पर में, तो ये कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतनी तैयारी तो कम से कम हमें चाहिए, यानी 100 नंबर में इतने नंबर तो हमें कम से कम लाना ही पड़ेंगे, तब हमारा क्या होगा, जॉब के लिए कुछ बात बन सकती है। अब इसमें जो पेपर आता है 40 नंबर, 3 खंडों में क्या होता है, बटा होता है। लेकिन 3 खंडों में बटे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 3 पेपर है, ये एक ही पेपर है, बस इसमें मार्क्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इसको 3 टुकड़ों में बटा होता है। जिसमें एक में पहला वाला जो 40 नंबर का होता है उसमें सामान्य ज्ञान होता है और तार्किक अभिरुचि का पेपर होता है, ठीक है। तार्किक ज्ञान आता है इसमें और सामान्य ज्ञान आता है 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबर का तार्किक, अब देखो एक तो होता है क्या, बौद्धिक अभिक्षमता का एक पेपर होता है, क्या, बौद्धिक अभिक्षमता, जिसको बोला जाता है क्या, रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपका होता है सामान्य विज्ञान होता है, यानी विज्ञान होता है प्लस आपके पास अंकगणित होता है, ठीक है। तो ये 3 टुकड़ों में 100 नंबर बटे होते हैं। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान और तार्किक अभिरुचि होती है, दूसरे पेपर में केवल रीजनिंग होती है, तीसरे पेपर में सामान्य विज्ञान और अंकगणित होता है, ठीक है। इतने भागों में बटा होता है। अब अगर हम ये देखें कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है, तो सामान्य ज्ञान में जो आता है उसमें इंडियन हिस्ट्री आ सकती है, भारत का सामान्य ज्ञान आ सकता है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, आपके इसमें शामिल हो सकते हैं, एमपी है, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। कितने नंबर में, 40 नंबर में। यहाँ पर अभी तक की जो बात करें, पिछले एनालिसिस की अगर बात करें तो लगभग 8 से लेकर 12 प्रश्न मध्य प्रदेश के इसमें आए हैं, लगभग 5 से लेकर 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के इसमें आए हैं, लगभग स्टैटिक जीके से 5 से लेकर 10 प्रश्न इसमें आए हैं, और विविध से भी लगभग 5 प्रश्न इसके अंदर आए हैं। इसका मतलब ये कि सामान्य ज्ञान में एमपी भी आती है, लगभग कितने, 8 से 12 प्रश्न। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है इतने प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से 12 प्रश्न, 10 प्रश्न बॉस्टन लेके चल सकते हैं कि इतने प्रश्न लगभग पेपर में आते हैं काहे के, मध्य प्रदेश के। करंट अफेयर्स की बात करें तो 5 से 10 प्रश्न लगभग करंट अफेयर्स के आते हैं। साइंस की बात करें तो 8 से लेकर 12 प्रश्न ही लगभग साइंस का वजन हमें इसमें देखने को मिलता है। और तो इस तरीके से ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान की बात हुई कि 8 से 12 प्रश्न हमें यहाँ पर सामान्य ज्ञान के मिल जाएंगे, 15 भी हो सकते हैं, और फिर बाकी हमारे पास क्या होता है, अंकगणित होता है। तार्किक अभिरुचि की अगर हम बात करें तो तार्किक अभिरुचि का मतलब है कि यहाँ पर तर्क पूछा जाता है। रीजनिंग बौद्धिक अभिक्षमता होती है, यहाँ पर आपके तर्क पूछे जाते हैं, पहले कथन दे दिया होता है, नीचे निष्कर्ष, और तर्क के आधार पर क्या होते हैं, यहाँ पर प्रश्नों में सोल्व आउट करना होते हैं, जो आपको गुप्ता जी कराएंगे, ठीक है। बौद्धिक अभिरुचि में क्या है, रीजनिंग है 30 नंबर की, और यहाँ पर आपके पास अंकगणित और सामान्य। इस तरीके से टोटल कितने का हो गया, 100 का हो गया। अगर आप ये इन पोस्ट में से किसी एक को पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी के 100 अंक का पेपर एक और जुड़ जाता है, टोटल प्रश्न हो जाते हैं कितने, 200, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर आप भगवान की कृपा से ये कर लेते हैं और अपनी मेहनत के द्वारा, तब आपका क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि ये आपका कहलाएगा कि पहला चरण हो गया। ये कौन सा चरण हो गया, पहला चरण। तो पहले चरण में आपके पास रिटर्न पेपर हो चुका है। अब इसके बाद मेरिट जिस तरीके से बनती है उसकी चर्चा कभी करेंगे अपन। तो मेरिट बनने के बाद आपका फाइनल लिस्ट में अगर नाम आता है, तो अभी तक जो होता आया है, कुछ समय से हो रहा है, वो ये कि दूसरे चरण में क्या होता है, शारीरिक क्या होती है, यहाँ पर शारीरिक
दक्षता मापी जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आप शारीरिक रूप से कैपेबल एलिजिबल हैं या नहीं। तो शारीरिक दक्षता के अंदर जो देखा जाता है आपका चेस्ट केवल पुरुषों का देखा जाएगा, ठीक है। ये चेस्ट, तो चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट में आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैडर से हैं, अगर आप ओबीसी कैडर से हैं, ठीक है, अगर आप एससी कैडर से हैं। लेकिन अगर आप एससी कैडर से हैं तो आपको केवल 76 क्या चाहिए सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि 81 सेंटीमीटर तो आपका चेस्ट बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 86, यानी 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, चेस्ट को पंप करना है। अगर आप चेस्ट को पंप कर पाएंगे तब आप चेस्ट आपको कम से कम इतना होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर मैंने कहा कि जो एसटी कैडर के हैं उनको फुलाकर ही कितना होना है 81, बिना फुलाए कितना होगा 76 सेंटीमीटर, यानी ये पंप करेंगे तब इनका 81 सेंटीमीटर अगर एसटी कैडर का हुआ तो उसके लिए चेस्ट कितना 81 हो जाएगा। और जो जनरल कैडर से बिलोंग करता है, ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी से बिलोंग करता है, तो 81 सेंटीमीटर जरूरी है कि आपका चेस्ट हो। सिंपली जब आप उसको पंप करोगे तो 86 सेंटीमीटर चेस्ट का होना जरूरी है। ये योग्यता ये क्या नाम से जरूरी है केवल किसके लिए, पुरुषों के लिए। इसके बाद एक शारीरिक दक्षता में आती है क्या, दौड़, ठीक है। दौड़ जो होती है वो होती है कितने मीटर की, 800 मीटर। ये भी मेल फीमेल दो में बटी होती है, मेल और फीमेल। फीमेल को 4 मिनट में कवर करना होता है और मेल को 2 मिनट 45 सेकंड में क्या करना होता है, कवर करना होता है। यानी 800 मिनट की जो दौड़ होगी उस 800 मिनट की दौड़ को 2 मिनट 45 सेकंड में आपको ये पूरी दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगी। और अगर महिला है तो यानी लड़की है तो 4 मिनट में ये करना पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगली बात इसमें एक चीज और होती है, वो है क्या, गोला फेंक, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई चांस नहीं है, लेकिन गोला फेंक में लॉन्ग जंप में 3 चांस होते हैं। 3 बार में आपको करके दिखाना होता है। तो जो गोला फेंक होता है ये भी मेल फीमेल के हिसाब से बटा होता है, ठीक है। जो मेल होता है ये गोला फेंकता है कितने फीट, 19 15 है, ठीक है, 15 फीट। पहला फेंकती है 15 और उसको फेंकना होता है कितने फीट, 19 फीट। और ये जो वजन होता है ये कितना होता है, 7 किलो 260 ग्राम का पुरुषों का गोला होता है और महिलाओं का कितना होता है, लगभग 4 किलो, ठीक है। तो 7.5 किलो 260 ग्राम का गोला 19 फीट आपको फेंकना है, 3 चांस मिलेंगे। तो महिलाओं को फेंकना है 15 फीट लगभग 8 किलो का गोला, कितने चांस मिलेंगे, 3। अगर फेंक लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं फेंक लेते हो तो। अब अगला एक और होता है जिसको कहा जाता है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप जरूरी है, ठीक। लॉन्ग जंप कितनी होती है, लॉन्ग जंप होती है पुरुषों के लिए कितनी, 13 और फीमेल के लिए कितनी, 10, ठीक है। तो मेल 13 और फीमेल 10। तो 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, इसमें भी 3 चांस है और फीमेल के लिए भी 3 चांस है, ठीक है। तो ये लॉन्ग जंप हो गई। तो लॉन्ग जंप हो गई, गोला फेंक हो गया, दौड़ हो गई। अब बात आती है हाइट की। तो लगभग 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए किसकी, जनरल की, ठीक है, ओबीसी की, ठीक है, एससी की। महिलाओं की अगर, और ये बात अगर एससी की करें तो उन्हें कितनी चाहिए, केवल 160 सेंटीमीटर की लगभग। महिलाओं की हाइट चाहिए 158 और एससी वालों के लिए कितनी चाहिए, 160। और ओबीसी, जनरल और एससी वालों के लिए 168। यानी आप लगभग 5, 5.5 या 5, 8, 5, 10 के लगभग क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तब आप क्या कर पाओगे, दूसरे चरण को अगर आप इस सब में भी सफल हो जाते हैं तब आपका दूसरा चरण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा चरण आता है जिसमें क्या होता है, साक्षात्कार होता है, जिसको कहा जाता है क्या, इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू को कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जब तीनों बातें आप तीनों चरणों में आप सफल हो गए, फिर आपका फाइनल फिर से मेरिट बनती है, तब आपको माना जाता है कि आपका क्या हो गया, चयन हो गया, ठीक है, आपका
चयन हो गया, तब आप बनोगे क्या? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो पहले हमारे दिमाग में ये पूरा मॉडल फिगर तैयार होना चाहिए कि हम काय की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले तो इसी को फाइट करना है, जिसमें जरूरी है कि सबसे ज्यादा आप अपना समय किस पर दें? रीजनिंग पर। दूसरे नंबर पर आप सबसे ज्यादा अपना समय दें किसके ऊपर? गणित के ऊपर। लेकिन केवल यही आपको सिलेक्शन नहीं मिलाएंगे, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि आओ गणित लगा लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो नहीं पढ़ पाओगे। समझ गए? आपको तैयारी पूरी करना पड़ेगी। यानी आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक विषय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। केवल एक ही विषय की जानकारी लेकर आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको जिस पर ध्यान देना है वो एक तो गणित पर ध्यान देना है और एक आपको काय पर ध्यान देना है? रीजनिंग पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे बात समझ आई। तो ये बात आप पूरी तरीके से गांठ लगा दो कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी पूरी रणनीति के साथ करना पड़ेगी, ठीक। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि विषय यही है, किताबें यही है, ठीक है, पढ़ाने वाले टीचर भी लगभग यही मिलेंगे आपको, ठीक है। जहां भी यही का मतलब ये कि जिस कोचिंग में मान के चलो किसी कोचिंग में अगर 1000 छात्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने वाली फैकल्टी कोई है, बैठने के लिए जगह कोई है, पढ़ाने के लिए किताबें कोई है, पढ़ाने की पद्धति भी कोई है। सिलेक्शन कुछ लोगों के 1000 में से हो पाते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो ठीक से अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर लेता है, रणनीति तैयार कर लेता है, तो सफल हो जाता है। तो वरना इसी टेबल पर आए थे और इसी टेबल से आप क्या नाम से कीड़ी चटका कर पूरी जिंदगी, ठीक है। तो मैटर ये करता है कि आप पहले इस स्ट्रेटजी को समझें, रणनीति को समझें कि हमें सबसे ज्यादा इस पर और इस पर ध्यान देना है। रीजनिंग मोस्टली लोगों को आती है, लेकिन यहाँ तो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो मैटर करता है वक्त, टाइम। आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को जितनी जल्दी छोड़ दोगे आपके पास उतना ज्यादा समय पेपर हॉल में मिलेगा। क्योंकि पेपर हॉल का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है? कुछ अलग ही प्रेशर होता है। आप कोई चीज घर पर सॉल्व बहुत आसानी से कर दोगे, लेकिन कोई बात जैसे अगर आप घर पे जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना सामान्य होता है, लेकिन कोई चीज जब मैं पूछता हूँ तो आपके रोम रोम खड़ा हो जाता है ना। जिसका कारण क्या है? वो प्रेशर में जी रहे हो। यही प्रेशर पेपर हॉल में भी होता है, क्योंकि पेपर हॉल में एक दिमाग में बात चली होती है कि मैं सही हूं या गलत हूं, मतलब मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, ये बात दिमाग में होती है और इसको कहते हैं कंफ्यूजन। ऐसी कंफ्यूजन में निर्णय हम ठीक से नहीं ले पाते और आते हुए क्वेश्चन भी, जिसको ह्यूमन मिस्टेक कहते हैं, वो हो जाती है। तो आते आते क्वेश्चंस भी हमसे गलत हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि हम प्रतिदिन उसी प्रेशर में जिए जो प्रेशर हमें पेपर हॉल में जीना है। उससे ये होगा कि हम हैबिचुअल हो जाएंगे, और जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो पेपर हॉल भी हमें वही स्थिति लगेगी जो हम रोज जीते आ रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी तैयारी करें, चाहे आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो घर पर बैठकर, चाहे आप क्वेश्चन मैथ के लगा रहे हो, चाहे आप जीके लगा रहे हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके दिमाग में एक ये इमेज दिमाग में होना चाहिए कि मैं पेपर हॉल में बैठा हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ। तो वहां पर आप जिस हिसाब से पेपर दोगे तो आपके दिमाग में वही कंसेप्शन वहां पैदा होगा, वहां भी आपको लगेगा कि मैं गलत या सही। तो धीरे धीरे इस प्रेशर की जब आपको आदत पड़ जाएगी तो पेपर निकालना हमें आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको अभ्यास प्रतिदिन करना है, एक भी दिन का गैप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अभ्यास का मतलब निरंतरता है, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है सामान्य विज्ञान पर और सामान्य ज्ञान पर। ये आपका तीसरा नंबर जिस पर आपको ध्यान देना है, और चौथे नंबर पर आपको ध्यान देना है तार्किक अभिरुचि पर, ठीक। सामान्य ज्ञान के अंदर भी जो हमें ध्यान देना है वो सबसे ज्यादा ध्यान हमें क्या पर देना है? करेंट अफेयर्स पर और एमपी पर, अभी तक के पेपर्स को देखते हुए। और इसके बाद आपकी पॉलिटी भी, आपकी हिस्ट्री भी, आपकी ज्योग्राफी भी, ये सारे हमें यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं आ रहे हैं तो फिर से कोई दिन भाई बाहर और हम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपको इतनी पूरी तैयारी ठीक से करना पड़ेगी, और इसके बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको केवल आज पहला दिन था, इसको बंद कर दिया।